सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का विषय है नगर पालिका और समिति और नगर पालिका परिषद। हमने अपनी पिछली वीडियो में 73वें और 74वें संशोधन की जो बात कही है उसमें हमने पढ़ा कि 73वां संशोधन जो है वो हमारी ग्रामीण संस्थाओं को जो है अपने क्षेत्र में बहुत सारे कार्यों में संवैधानिक मान्यता देता है और 74वां संशोधन जो है वो शहरी संस्थाओं को मान्यता देता है। इसी बात को लेकर ये जो आज का विषय है ये है स्थानीय शहरी संस्थाओं से संबंधित नगर पालिका समिति और नगर पालिका परिषद। 3 स्तर पर शहरी स्थानीय संस्थाओं को स्थापित किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिनमें तीनों स्तर में सबसे पहले नीचे वाली जो संस्था है उसे नगर पालिका, बीच वाली को नगर पालिका परिषद और उच्च स्तर वाली नगर पालिका को नगर निगम कहा जाता है। हमारे देश में ग्रामीण संस्था स्तर पर भी 3 तरह की जो है पंचायत स्थानीय संस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है और शहरी स्थानीय संस्थाओं को भी 3 स्तर पर ही व्यवस्थित किया गया है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो नगर पालिका समिति और नगर पालिका परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि नगर पालिका और समिति ये शब्द आया कैसे। नगर पालिका समिति या नगर पालिका जो शब्द है वो लैटिन भाषा के म्युनिसिपम शब्द से आया है, जिसका अर्थ है एक स्वतंत्र क्षेत्र। और इसी के साथ इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कार्य करती है। अब है नगर पालिका समिति या नगर पालिका परिषद की स्थापना कैसे की जाती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, ये सब राज्य सूची का विषय है और इसलिए इन पर इनकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार ये निश्चित करती है कि किस क्षेत्र में नगर पालिका, किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद और किस क्षेत्र को नगर निगम की जो है में की व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए प्रत्येक राज्य के अपने अपने मापदंड है, अपनी अपनी शर्तें हैं और कई बार तो एक ही राज्य में शहरी स्थानीय संस्थाओं को स्थापित करने के लिए एक ही राज्य में अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। हमारे देश में 2000 नगर पालिकाएं और परिषद हैं। राज्य सूची का जैसे कि मैंने आप बताया है कि राज्य सरकार जब भी किसी क्षेत्र में नगर पालिका और नगर समिति स्थापना करती है तो वो ध्यान रखती है, किन चीजों का ध्यान रखती है, भौगोलिक आकार कैसा है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है वहां पर, व्यवसाय की संरचना कैसी है, आर्थिक क्षमताएं कैसी है, वहां के रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, लोगों के अंदर कर देने की क्षमता है या नहीं, लोगों के अंदर अपने क्षेत्र की विकास करने की इच्छा है या नहीं। तो हर राज्य सरकार इन संस्थाओं को स्थापित करने से पहले कुछ मापदंडों को तय करती है। उसी के बाद राज्य सरकार ये निश्चित करती है कि कौन से स्तर पर कौन सी स्थानीय संस्था को स्थापित किया जाए। उसके बाद है इन स्थानीय संस्थाओं की रचना। ठीक है, वैसे तो हमारे जब भी राज्य सरकार इन स्थानीय संस्थाओं की रचना करती है या स्थापना करती है तो साथ ही साथ इन संस्थाओं में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे ये भी निश्चित करती है। ठीक है, और ये संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है कि एक क्षेत्र में कितने सदस्यों को जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य जो स्थिति है सदस्यों की वो है 11 से 19। ठीक है, बाकी अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी जनसंख्या के हिसाब से इसमें
कमी या ज्यादा सदस्यों की संख्या वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 और अधिक से अधिक 19। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि अगर जनसंख्या 10,000 तक है, ठीक है, तो वहां पर सदस्यों की संख्या होगी 11, और अगर जनसंख्या 10 से 20 है तो 13, 20 से 30 है तो 15, और 30 से 40 है तो 17, और 40 से 50,000 की अगर जनसंख्या है, मैं हजारों में बता रही हूँ जनसंख्या, अगर जनसंख्या 40 से 50,000 है तो सदस्यों की संख्या 19 होगी। लेकिन ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है और 3 लाख से कम है, वहां पर यह संख्या, सदस्यों की संख्या जो है वो अधिकतम 31 हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय ये है, राज्य सरकार इन स्थानीय संस्थाओं में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे जनता के द्वारा, उनकी संख्या कम से कम 11 और अधिक से अधिक 19 हो सकती है, 31 हो सकती है। उसके बाद है ये जो सदस्य चुने जाएंगे, इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। पूरे क्षेत्र को, शहरी संस्थाओं के पूरे क्षेत्र को, जहां पर नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, उस क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वार्डों की जनसंख्या लगभग एक ही जैसी हो। और एक क्षेत्र में कितने वार्ड होंगे, एक नगर पालिका में कितने वार्ड होंगे, या नगर पालिका परिषद में कितने वार्ड होंगे, ये भी वहां की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। जनसंख्या कम होगी तो वार्ड कम होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी तो वार्ड ज्यादा होंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, सारे क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक वार्ड से उस वार्ड में रहने वाली जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि या एक सदस्य चुना जाएगा। वो सदस्य अपने वार्ड का, अपनी स्थानीय संस्था में स्थानीय मामलों को लेकर, जनता की आवश्यकताओं को लेकर, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद है सीटों में उसके बाद है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। वार्डों से जितने भी सदस्य चुने जाएंगे, उन सदस्यों में से ही बहुमत के द्वारा एक व्यक्ति को, एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। निर्णय जो है वो बहुमत के द्वारा लिया जाएगा। सभी सदस्य बहुमत से अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। उसके बाद है सीटों में आरक्षण। ये भी मैंने अपनी 73वें और 74वें संशोधन में बताया आपको कि हमारे भारत सरकार ने प्रत्येक स्थानीय संस्थाओं के अंदर सभी जातियों को जो है के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के लिए सीटों का आरक्षण किया। इसमें सबसे पहले है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जितनी सदस्यों की संख्या है एक नगर पालिका में, जितने सदस्य चुने जाने हैं, उन सदस्यों की जितने भी सीटें होंगी सदस्यों की, उन सीटों के लिए अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा और उन्हीं सीटों में से 1/3 भाग अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए होगा। और इसके अलावा कुल सीटों में से 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं में अनुसूचित जातियों की महिलाएं भी शामिल होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, पिछड़ी जो है जातियों के लिए इन शहरी स्थानीय संस्थाओं में
2 सीटों का आरक्षण किया जाए। उसके बाद है अवधि। 74वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि अगर ये स्थानीय संस्थाएं अपने कार्यों को अच्छे से पूरा करती हैं, वो अपने दायित्वों को ठीक से पूरा करती हैं, तो अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई है। लेकिन अगर ये अपने कार्यों को अच्छे से पूरा नहीं करती हैं तो इन्हें 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, और भंग करने के बाद 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाने आवश्यक होंगे। उसके बाद है सचिव और कार्यकारी अधिकारी। प्रत्येक नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कि राजनीतिक अधिकारी हैं, इनके अलावा राज्य सरकार की ओर से एक सचिव की, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो सचिव कहलाएगा या फिर कार्यकारी अधिकारी कहलाएगा उस संस्था का। यह सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगा। इसके वेतन और भत्ते, ठीक है, और ये अपने कार्यों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर होगा। या कहने का ये अभिप्राय है, नगर पालिका समिति, नगर पालिका परिषद के दैनिक कार्यों के द्वारा जो है वो के लिए राज्य सरकार इसको नियुक्त करेगी। उसके बाद है बैठक। नगर पालिका समिति और नगर पालिका की बैठक महीने में कम से कम 1 होगी। बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष के द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी, और बैठक में जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के द्वारा लिए जाएंगे। गणपूर्ति, एक बैठक की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, यह समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा निश्चित किया जाएगा। और जो है ये जो बैठक होगी इसमें हर महीने में 1 होनी आवश्यक है। इसके साथ जो है, जो आज का विषय है कि नगर पालिका समिति और परिषद की रचना, इनकी स्थापना, सीटों का आरक्षण, ठीक है, इनके अधिकारियों के बारे में आज हमने पढ़ा। और अब इस समिति के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और इन समिति के पास, नगर पालिका के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये इसका अगला भाग हम जो है वो अगली ऑडियो या वीडियो जो भी पॉसिबल होगा उसमें करेंगे। धन्यवाद बच्चों।